नमस्कार मित्रों। अब अपन जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है ध्वनि तरंगों की चाल, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं तो इसको अपन यूँ भी पढ़ सकते हैं अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल, यानी कि ध्वनि तरंगों की चाल या अनुदैर्ध्य तरंगों की जो चाल है इसके बारे में बताया था साइंटिस्ट न्यूटन ने, जो कि एक महान भौतिकविद या भौतिक वैज्ञानिक रहे हैं। उन्होंने बताया था कि ध्वनि तरंगों का जो वेग होता है किसी भी माध्यम में वो इस फॉर्मूले से दिया जाता है। मैं इसे साइड में लिख रहा हूँ, v √E/d। ये उन्होंने ध्वनि तरंगों के वेग के लिए एक फॉर्मूला दिया। यहाँ इस फॉर्मूले में v तो है ध्वनि तरंगों का वेग, यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग का वेग। E यहाँ पर है माध्यम का प्रत्यास्था गुणांक, कहते हैं अपन इसे। E को कहा जाता है माध्यम का प्रत्यास्था गुणांक। इलास्टिसिटी कॉफिशिएंट होता है मीडियम का, इलास्टिसिटी कॉफिशिएंट ऑफ मीडियम, यानी कि माध्यम का प्रत्यास्था गुणांक। और D है यहाँ पर माध्यम का घनत्व। अर्थात न्यूटन के अनुसार ध्वनि की जो चाल है वो माध्यम की प्रत्यास्था और माध्यम के घनत्व पर क्या करती है, निर्भर करती है। माध्यम की प्रत्यास्था और माध्यम के घनत्व पर क्या करती है, ध्वनि की चाल निर्भर करती है। लेकिन अगर अपन इसके आधार पर मान ज्ञात करें, ध्यान रहे न्यूटन का ये जो सूत्र था, ठोस और द्रव, इन दो माध्यम के लिए तो सत्य पाया गया, यानी ठोस के लिए भी ये मान सही देता है ये फॉर्मूला, और जो द्रव है उनके लिए भी ये फॉर्मूला क्या है, सही मान प्रदान करता है। परंतु गैसों में अगर ध्वनि की चाल इस फॉर्मूले से अपन ज्ञात करें तो उसमें कुछ एरर्स आती हैं, कुछ त्रुटि आती हैं, कुछ दोष आते हैं। तो वो जो एरर्स आती है वो कैसे आती है, जैसे गैस के लिए अगर मैं इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन करके देखूं तो देखिएगा NTP पर, NTP मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी सामान्य ताप दाब, सामान्य ताप दाब, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर अगर मैं गैस में ध्वनि का वेग देख रहा हूं न्यूटन के फॉर्मूले से, V गैस लिख दिया मैंने, तो देखिएगा गैस की प्रत्यास्था है, गैस का मतलब वायु के लिए। यहां पर क्या होता है, जब माध्यम अपन वायु ले लेते हैं तो E के स्थान पर क्या बन जाता है, P, यानी दाब के तुल्य ये बन जाता है फॉर्मूला। तब ये फॉर्मूला रहता है P/d। अपन सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे, सब लिखेंगे। तब देखिएगा P वायुमंडलीय दाब है जिसकी वैल्यू होती है 1.01 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और D है वायु का घनत्व जिसकी वैल्यू होती है 1.293। जब इसे अपन कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू, इसकी जब कैलकुलेशन करने पर ये वैल्यू आती है मेरे पास लगभग 280 मीटर प्रति सेकंड, जबकि वायु में ध्वनि की जो चाल है प्रायोगिक रूप से, जबकि वायु में ध्वनि की चाल प्रैक्टिकली जो होती है वो होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब ये जो न्यूटन का सूत्र है वो वायु के लिए सत्य नहीं है। इसमें सुधार किया जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस फॉर्मूले में जिन्होंने सुधार किया उनका नाम है लाप्लास। ध्यान रखना, इस साइंटिस्ट नेम है भाई लाप्लास। इनके इस सुधार को ही कहा जाता है लाप्लास संशोधन, यानी कि लाप्लास करेक्शन। वो क्या इन्होंने करेक्शन किया, क्या उन्होंने सुधार किया, इस बारे में अपन इस टॉपिक के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और उस फॉर्मूले को भी अपन देखेंगे जो कि लाप्लास ने क्या किया है, व्युत्पन्न किया है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसको अपन अब डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए अब अपन इसे एज ए नोट्स के रूप में इन पॉइंट्स को अपन लिखते हैं कि किस तरह से अपन इसे नोट करें, वो आप देखिएगा। देखो भाई, मैं अब इसमें हेड डाल रहा हूं अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल या ध्वनि की चाल। अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल, अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल, अथवा मैं इसे कह देता हूं
ध्वनिकी चाल, इस नाम से अपन टॉपिक को इसके अंदर पढ़ रहे हैं, अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल या ध्वनि की चाल। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन इसमें चर्चा कर लें न्यूटन की, महान वैज्ञानिक है। न्यूटन के अनुसार, अभी अभी मैंने क्या बताया कि न्यूटन के अनुसार ध्वनि तरंगों की जो चाल होती है वो माध्यम की प्रत्यास्था और माध्यम के घनत्व पर क्या करती है, निर्भर करती है। तो देखो यहीं से क्वेश्चन आ जाए कि न्यूटन के अनुसार ध्वनि की चाल निर्भर करती है, उसमें ऑप्शन में प्रत्यास्था भी दिया हो, घनत्व भी दिया हो, अन्य और भी दिया हो। तो अगर इसमें अपन को ध्यान रखना है कि प्रत्यास्था और घनत्व पर निर्भर करती है, अन्य और किसी राशि पर निर्भर नहीं करती है न्यूटन के अनुसार। तो देखो क्या कह सकता हूं, न्यूटन के अनुसार किसी माध्यम से तात्पर्य वो माध्यम हो सकता है ठोस, द्रव या गैस। अब देखो यहां पर फिर क्वेश्चन बन सकता है कि न्यूटन का सूत्र सत्य है ठोस के लिए, द्रव के लिए, गैस के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो इसमें आंसर आएगा उपरोक्त सभी के लिए न्यूटन का सूत्र क्या है, सत्य है। जबकि लाप्लास का जो संशोधन था वो केवल गैसीय माध्यम के लिए था, जबकि न्यूटन ने जो सूत्र दिया वो किसके लिए दिया, तीनों माध्यम के लिए दिया। वो बात अलग है कि न्यूटन का सूत्र गैसीय माध्यम के लिए सत्य प्रमाणित नहीं हुआ, जबकि दिया फॉर्मूला इन्होंने क्या था, तीनों के लिए दिया था, यानी कि ठोस, द्रव और गैस तीनों के लिए इन्होंने इस फॉर्मूले को दिया है। तो देखो अपन क्या कह सकते हैं, न्यूटन के अनुसार किसी माध्यम में ध्वनि तरंगों की चाल, किसी माध्यम में ध्वनि तरंगों की चाल, किसी माध्यम में ध्वनि तरंगों की चाल माध्यम की प्रत्यास्था वे माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है। कि चाल माध्यम की प्रत्यास्था वे माध्यम के घनत्व। न्यूटन के अनुसार किसी माध्यम में ध्वनि तरंगों की चाल माध्यम की प्रत्यास्था वे माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है। ये अपन ने देख लिया है, और इनके द्वारा प्रदत्त जो सूत्र है वो ये हो गया। तो मैंने क्या लिखाया, न्यूटन के अनुसार किसी माध्यम में ध्वनि तरंगों की चाल माध्यम की प्रत्यास्था में माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है, तथा न्यूटन के अनुसार किसी माध्यम में ध्वनि तरंग की चाल का सूत्र निम्न है। क्या सूत्र है वो देखिएगा, ये सूत्र है V = √E/d। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला है, डेरिवेशन अपन नहीं कर रहे हैं, अपन डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। V = √E/d, जहां E है इसे अपन कहते हैं माध्यम का प्रत्यास्था गुणांक। माध्यम का प्रत्यास्था गुणांक, यानी कि माध्यम की प्रत्यास्था को दर्शाने वाला गुणांक है। और यहां पर जो D है यह है माध्यम का घनत्व। ध्यान रहे, प्रत्यास्था गुणांक के मात्रक और विमा ये दाब के तुल्य होते हैं, इसीलिए गैसीय माध्यम में प्रत्यास्था गुणांक के स्थान पर किसका उपयोग करते हैं अपन, दाब का। तो देखो ये फॉर्मूला है। अब ये जो फॉर्मूला है V = √E/d, अगर ठोस माध्यम हो तो ठोस माध्यम के लिए E के स्थान पर इस प्रत्यास्था गुणांक का नाम होता है यंग प्रत्यास्था गुणांक। यानी कि ठोस पदार्थों के लिए E की जगह क्या लिया जाता है, यंग प्रत्यास्था गुणांक Y। और अगर द्रव माध्यम है
तो वहां लिया जाता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बीटा। तो देखिए अगर मैं इसमें बात करूं, अगर माध्यम ठोस हो तो देखो ये जो फॉर्मूला है जो अपन ने अभी पढ़ा है ये तो कॉमन फॉर्मूला है सभी माध्यमों के लिए, मोस्ट मास्टर फॉर्मूला है। लेकिन अब मैं बात करूं माध्यम ठोस होने पर, अगर माध्यम ठोस है तो देखो ई सॉलिड यानी कि ठोस माध्यम का प्रत्यास्थता गुणांक ये दर्शाया जाता है y से, और इसको बोला जाता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग मॉडुलस, यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहा जाता है इसे। तो देखिए इसलिए फॉर्मूला क्या बन गया है, v इज इक्वल टू रूट ऑफ y अपॉन में d, और ये फॉर्मूला है सॉलिड के लिए, v इज इक्वल टू रूट ऑफ y अपॉन में d। लेकिन अगर माध्यम द्रव हो, माध्यम द्रव होने पर, माध्यम के द्रव होने पर देखो ई लिक्विड यानी कि द्रव माध्यम का जो प्रत्यास्थता गुणांक है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है बीटा से, और इसे कहा जाता है बल्क ऑफ मॉडुलस, बल्क ऑफ मॉडुलस, बल्क ऑफ मॉडुलस, या अपन इसे कह सकते हैं आयतनी प्रत्यास्थता गुणांक, इसे आप कह सकते हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। ऐसी स्थिति के अंदर जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला है v लिक्विड इज इक्वल टू रूट ऑफ बीटा अपॉन में d। तो ये लो यानी द्रव माध्यम के लिए फॉर्मूला क्या है, v लिक्विड इज इक्वल टू रूट ऑफ बीटा अपॉन में d, रूट ऑफ बीटा अपॉन में d, और ठोस माध्यम के लिए रूट ऑफ y अपॉन में d आ जाता है। अब देखो ध्यान रखना, न्यूटन द्वारा ये जो फॉर्मूला व्युत्पन्न किया गया है ये फॉर्मूला ठोस और द्रव के लिए तो प्रायोगिक रूप से क्या है, सत्य पाया गया, लेकिन ये सत्य नहीं है तो किसके लिए, गैस माध्यम के लिए। तो ये पॉइंट अपन नोट लगा के यहां लिख रहे हैं, इसके बाद का पॉइंट को भी मैं यहां लिख रहा हूं इस जगह, ध्यान रखना। तो मैं इसमें क्या कह रहा हूं, न्यूटन द्वारा व्युत्पन्न किया गया ये फॉर्मूला ठोस और द्रव के लिए प्रायोगिक रूप से सत्य पाया गया, गैसों के लिए नहीं पाया गया। तो देखो न्यूटन के द्वारा व्युत्पन्न किया गया यह सूत्र ठोस व द्रव माध्यम के लिए, ठोस व द्रव माध्यम के लिए सत्य पाया गया। इन माध्यम के लिए ये फॉर्मूला क्या था, सही था, लेकिन गैस माध्यम के लिए ये फॉर्मूला क्या होगा वो अपन नेक्स्ट टॉपिक में अभी इसी में जानते हैं। तो पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको एज इट ऐसे कैसे एक बार आप क्या कर लें, नोट कर लें। फिर अपन बातें करेंगे कि गैसों में ध्वनि के वेग के लिए न्यूटन का सूत्र और उसमें लाप्लास का संशोधन, वो टॉपिक अपन अब देखेंगे नेक्स्ट। तो देखिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि ये फॉर्मूला अपने पास है। ध्यान रहे ठोसों के लिए प्रत्यास्थता गुणांक का मान ज्यादा होता है, यानी यंग प्रत्यास्थता गुणांक आयतन प्रत्यास्थता गुणांक से क्या होता है, ज्यादा होता है। यही कारण है कि ठोसों में ध्वनि की चाल द्रवों में ध्वनि की चाल की तुलना में क्या होती है, ज्यादा होती है। सर रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि एक तांबे की छड़ है और एक किसी कोई द्रव भरा हुआ है, तो दोनों में से किस में अधिक ध्वनि की चाल होगी, तो वहां आंसर आएगा तांबे की छड़, क्योंकि तांबा क्या है, धातु है, क्योंकि धातु में ध्वनि की चाल क्या होती है, ज्यादा। क्यों? क्योंकि धातु का प्रत्यास्थता गुणांक क्या है, ज्यादा। क्यों? क्योंकि यंग प्रत्यास्थता गुणांक आयतन प्रत्यास्थता गुणांक से क्या होता है, अधिक होता है। तो नेक्स्ट जो अपन इसी में अगला जो कंटेंट जान रहे हैं इसी लेक्चर के अंदर, वो है गैसों में ध्वनि की चाल के लिए न्यूटन का जो सूत्र था उसमें संशोधन। ये क्या उसमें संशोधन अपन को करना पड़ रहा है,
वो अपन उसके अंदर देखेंगे। साथ ही साथ उसमें संशोधन से जो फॉर्मूला अपन को प्राप्त हो रहा है, उस फॉर्मूले से जो अपने पास वैल्यूज आ रही हैं ध्वनि के चाल की, वो वैल्यूज भी अपन क्या करेंगे, इसमें कैलकुलेट करेंगे कि लगभग कितना वैल्यू अपने पास उससे क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। वो वैल्यू अपन इसमें क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक की अपनी जो हेडिंग है, वो हेडिंग ये बनती है कि गैसों में ध्वनि के वेग के लिए न्यूटन का सूत्र। गैसों में ध्वनि के वेग का सूत्र, गैसों में ध्वनि के वेग का सूत्र एवं इसमें लाप्लास का संशोधन। गैसों में ध्वनि के वेग के लिए न्यूटन का सूत्र एवं इसमें लाप्लास का संशोधन। तथा उसमें लाप्लास, ध्यान रखना साइंटिस्ट का नाम है लाप्लास का संशोधन, इसे बोलते हैं लाप्लास करेक्शन। देखिएगा भाई, गैसों में ध्वनि के वेग का सूत्र क्या है। गैसों में ध्वनि के वेग का न्यूटन का सूत्र कर देते हैं। गैसों में ध्वनि के वेग का न्यूटन का सूत्र तथा उसमें लाप्लास का संशोधन। अब देखिएगा यहां न्यूटन से क्या गलती हुई। न्यूटन ने यह माना कि जब ध्वनि तरंगे गैसों में संचरित होती है तो ऐसी स्थिति में माध्यम का जो ताप है वो नियत रहता है, अर्थात समतापीय प्रक्रम लागू होता है। समतापीय प्रक्रम यानी ऐसा प्रक्रम जिसमें ताप का मान क्या रहता है, नियत रहता है, समतापीय प्रक्रम कहलाता है। परंतु इस फॉर्मूले के आधार पर जब गणनाएं की गई तो इससे जो ध्वनि का वेग अपन को प्राप्त हुआ समतापीय प्रक्रम के आधार पर, वो आया लगभग 280 मीटर पर सेकेंड। जबकि वायु में ध्वनि की जो चाल होती है प्रैक्टिकली यानी प्रायोगिक रूप से जो अपन ध्वनि की चाल ज्ञात कर रहे हैं वो आती है 332 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि डिफरेंस काफ़ी आ गया 280 और 332। अगर आप इसे 330 भी मान लेते हैं तो भी देखिएगा करीब 50 मीटर पर सेकंड का डिफरेंस अपने पास आ रहा है, यानी कि जबकि 52 मीटर पर सेकंड का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि बहुत बड़ा अंतर हो गया है। तो ये डिफरेंस क्यों आया, इस कमी को दूर किया किसने, लाप्लास ने। भाई कोई भी फॉर्मूला कब वैलिड होता है, जब उसके द्वारा प्राप्त मान और जो प्रायोगिक मान है दोनों क्या हो, समान हो, तभी अपन उसे सत्य मानते हैं। लेकिन यहाँ पर न्यूटन के फॉर्मूले में जो कि गैसों के ध्वनि के वेग के लिए अपन निकाल रहे थे, वहाँ उससे जो प्राप्त मान था वो 280 मीटर पर सेकंड था, जबकि प्रैक्टिकली जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही है 332 मीटर पर सेकंड, यानी कि वैल्यू में काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। तो इसको सुधार किया लाप्लास ने। लाप्लास ने क्या कहा कि जब ध्वनि तरंगें माध्यम में संचरित होती हैं तो संपीड़न और विलयन होते हैं। संपीड़न और विलयन अपन भी जानते हैं कि अनुदैर्ध्य तरंगों में संपीड़न और विलयन होते हैं, जबकि अनुप्रस्थ तरंगों में स्रंग और गर्त बनते हैं। तो अनुदैर्ध्य तरंगों में जब संपीड़न और विलयन होते हैं, ये अपन पहले से पढ़ चुके हैं कि जो संपीड़न विलयन होते हैं वहां क्रमशः या तो ताप में वृद्धि होती है या फिर क्या होती है, कमी होती है। लेकिन वो इतनी शीघ्रता से होती है, ताप में कमी या वृद्धि, यानी कि समतापी प्रक्रम तो है नहीं, बहुत तेजी से होने वाला प्रक्रम है। और ऐसा प्रक्रम जो तेजी से होता है यानी जिसमें ना तो उष्मा दी जाए ना उष्मा ली जाए, यानी कि जिसमें ना उष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता, तो ऐसा प्रक्रम कहलाता है रुद्रोष्म प्रक्रम, एडियाबैटिक प्रोसेस। जबकि वो कैसे पहले कौन सा था, न्यूटन ने कौन सा माना था, समतापी, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस माना था। तो एडियाबैटिक या यूं कह सकते हैं रुद्रोष्म जो प्रक्रम है, उस रुद्रोष्म प्रक्रम की वजह से यहां ध्वनि के वेग में क्या आएगा, फॉर्मूले में थोड़ा चेंज आ जाएगा, एक गामा और आ जाएगा, जिसके बारे में अपन अब इसको समझेंगे। तो देखिएगा हेडिंग क्या डालिए, गैसों में ध्वनि के वेग का न्यूटन का सूत्र तथा उसमें लाप्लास का संशोधन। तो देखो भैया, न्यूटन के अनुसार गैसों में ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम का ताप कैसा माना था उन्होंने, समतापी, यानी माध्यम के ताप में परिवर्तन नहीं आता है। तो अपन ये कह सकते हैं न्यूटन के अनुसार गैसों में ध्वनि के संचरण के दौरान
गैसों में ध्वनि के संचरण के दौरान, न्यूटन के अनुसार गैसों में ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में समतापीय परिवर्तन होता है, ताप नियत रहता है, के दौरान माध्यम में समतापीय परिवर्तन होता है। और यही न्यूटन की क्या हुई, गलती हुई कि इन्होंने कैसा परिवर्तन माना, समतापीय माना, जबकि वो परिवर्तन कैसा था, रुद्रोष्म परिवर्तन था। तो देखो यही मैंने ये लिखा है, गैसों में ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में समतापीय क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिससे, और इस समतापीय परिवर्तन को लेने की ही वजह से ये जो ई गैस होगा, यानी कि गैस का जो प्रत्यास्था गुणांक होगा, उस गैस के प्रत्यास्था गुणांक को अपन लिख सकते हैं, जिसे मैं क्या कह रहा हूं, जिससे ई गैस इज इक्वल टू, यानी गैस का प्रत्यास्था गुणांक ये होगा पी के इक्वल, और यहां पी पर हो, पी है वायुमंडलीय दाब, यानी कि वायुमंडलीय दाब के तुल्य अपन इसे ले लेंगे, जिससे ई गैस यानी ई यानी कि प्रत्यास्था गुणांक, और किसके लिए, जी यानी गैस, गैस के लिए जो आयतन प्रत्यास्था गुणांक होगा वो पी के इक्वल होगा। तो देखो इसलिए न्यूटन के अनुसार गैस में वायु की ध्वनि की चाल का फॉर्मूला ये बन जाएगा रूट ऑफ पी अपॉन में डी। तो अब जरा तीनों ही फॉर्मूलों को आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर ठोस के लिए मैं बात करता हूं तो v इज इक्वल टू रूट ऑफ वाई अपॉन में डी आ रहा था, और अगर मैं लिक्विड के लिए इस फॉर्मूले को देखता हूं तो v इज इक्वल टू रूट ऑफ बीटा अपॉन में डी आ रहा था, और जब मैं इस फॉर्मूले को गैस के लिए देखता हूं तो v गैस इज इक्वल टू रूट ऑफ p अपॉन में डी आ रहा है। तो ध्यान रखना तीन फॉर्मूले हो गए हैं न्यूटन के। पहला ठोस के लिए v सॉलिड इज इक्वल टू रूट ऑफ y अपॉन में डी, फिर v लिक्विड इज इक्वल टू रूट ऑफ बीटा अपॉन में डी, फिर ले रहा हूं v गैस इज इक्वल टू रूट ऑफ p अपॉन में डी, यानी तीन अलग अलग फॉर्मूले हो गए। तो ये न्यूटन का सूत्र है गैसों के लिए। अब इस सूत्र में कहां गलती हो रही है वो देखेगा। अगर मैं इसमें बात करूं एनटीपी पर, एनटीपी का मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी सामान्य ताप दाब पर, एनटीपी पर जो वायुमंडलीय दाब है इसकी वैल्यू होती है 1.01 10⁵ और दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी बल बटे क्षेत्रफल होता है तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एंड वायु के घनत्व की अगर मैं बात करूं तो ये होता है 1.293 इंटू 10⁻³ घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो ध्यान रखना सामान्य ताप और दाब पर, यानी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर P इज इक्वल टू 1.01 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड D इज इक्वल टू 1.293 इंटू 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। इसलिए देखो न्यूटन के फॉर्मूले से क्या वैल्यूज आती हैं, जरा कैलकुलेशन करके देखते हैं अपन। P की वैल्यू क्या रख रहा हूं मैं 1.01 10⁵, D की वैल्यू रख रहा हूं मैं 1.293 इंटू 10⁻³। इससे जब अपन कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये वैल्यू मेरे पास अप्रॉक्स आती है 280 मीटर प्रति सेकेंड। अब ये 280 मीटर प्रति सेकेंड आ रही है, यानी एनटीपी पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी आ रही है 280 मीटर पर सेकेंड, जबकि वास्तव में ये होती कितनी है प्रैक्टिकली 332 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इसमें क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो वो डिफरेंस क्यों और कैसे आ रहा है वो लाप्लास से अपन जानेंगे। तो पहले अपन इस लाइन को नोट कर लें, कितना आ रहा है 280 मीटर प्रति सेकेंड, यही तो मैंने लिखा है। तो देखो लगभग 280 मीटर पर सेकेंड ये वैल्यू आ रही है, जबकि एनटीपी पर यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर वायु में ध्वनि की वेग का प्रायोगिक मान, जबकि एनटीपी पर वायु में ध्वनि के
वेग का प्रायोगिक मान, ध्वनि के वेग का प्रायोगिक मान 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो देख लो भाई, जबकि प्रायोगिक मान इतना है, अपन को कितना प्राप्त हो रहा है, 280 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब न्यूटन के सूत्र में कोई ना कोई त्रुटि है। तो अपन यूँ कह सकते हैं, अतः न्यूटन का सूत्र कैसा है, त्रुटि युक्त है, और इस त्रुटि का निराकरण लाप्लास द्वारा किया गया, जिसे लाप्लास संशोधन कहते हैं। अतः न्यूटन के सूत्र, काय का सूत्र है, वायु में ध्वनि की चाल का। अतः न्यूटन के सूत्र में, क्या कहते हैं, अतः न्यूटन का सूत्र त्रुटि युक्त है। अतः न्यूटन का सूत्र क्या है, त्रुटि युक्त है। इस त्रुटि का निराकरण लाप्लास के द्वारा किया गया। जिसे लाप्लास संशोधन कहते हैं। इस त्रुटि का निराकरण किसके द्वारा किया गया, लाप्लास के द्वारा किया गया, जिसे लाप्लास संशोधन कहते हैं। अब इन्होंने क्या संशोधन किया उसे अपन अब यहां जान रहे हैं। देखो यहां इसके बाद के पॉइंट को इधर डिस्कस कर रहे हैं। लाप्लास के अनुसार गैसों में ध्वनि तरंगों के संचरण के दौरान उनके संपीड़न और क्या होते हैं, विरलन उत्पन्न होते हैं। तो देखो लाप्लास के अनुसार ध्वनि तरंगों के वायु में संचरण के दौरान लाप्लास के अनुसार ध्वनि तरंगों के वायु में संचरण के दौरान संपीड़न व विरलन उत्पन्न होते हैं। देखो ध्यान रखना, अपन ने अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों में जब अंतर पढ़े थे तब अपन ने संपीड़न विरलन की तुलना करी थी स्रंग और गर्त से, वहां अपन ने इस चीज को जान लिया था। तो हमने क्या लिखा, लाप्लास के अनुसार ध्वनि तरंगों के वायु में संचरण के दौरान संपीड़न व विरलन उत्पन्न होते हैं जिससे वहां क्रमशः ताप बढ़ जाता है, घट जाता है, उत्पन्न होते हैं जिससे ताप बढ़ जाता है या घट जाता है। अब देखो भाई, जबकि न्यूटन ने क्या कहा था कि ताप समतापी होगा, यानी कि नियत ताप रहेगा, कांस्टेंट रहेगा टेम्परेचर, जबकि यहाँ क्या कह रहे हैं, ताप बढ़ जाता है या घट जाता है, यानी ताप में क्या आ रहा है, चेंज हो रहा है। यही तो लाप्लास ने चेंज किया थोड़ा सा। और इस संपीड़न और विरलन एक के बाद दूसरा इतने शीघ्रता से होते हैं, ताप बढ़ जाता है, घट जाता है, एवं संपीड़न व विरलन एक के बाद दूसरा इतनी तेजी से होता है कि जिससे ताप बढ़ जाता है, घट जाता है, एवं संपीड़न और विरलन एक के बाद दूसरा इतनी तेजी से होता है
इतने तेजी से होता है कि वहां ताप नियत रहना संभव नहीं होता। इतनी तेजी से होता है कि वहां ताप नियत रहना संभव नहीं होता है। ये लाप्लास ने न्यूटन के सूत्र में बहुत बड़ा संशोधन किया कि वहां पर इतनी तेजी से संपीड़न और विरलन होते हैं, यानी ताप में परिवर्तन इतनी तेजी से होता है कि ताप नियत नहीं रह पाता, यानी प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है। इस प्रकार यूं कह सकते हैं कि उष्मा का आदान प्रदान तो नहीं हो रहा, लेकिन ताप भी तो नियत नहीं है, तो ऐसे प्रक्रम को कहा जाता है रुद्रोस प्रक्रम। तो अपन कह सकते हैं कि वहां ताप नियत रहना संभव नहीं होता है। इस प्रकार माध्यम में रुद्रोस में संपीड़न होता है। ये ध्यान रखना, रुद्रोस में संपीड़न होता है। इस प्रकार माध्यम में क्या होता है, रुद्रोस में संपीड़न होता है। और अगर रुद्रोस संपीड़न होता है तो उससे देखो, जब रुद्रोस में संपीड़न होता है तो ऐसी स्थिति में ई गैस यानी कि माध्यम, गैसीय माध्यम का प्रत्यास्थता गुणांक लिया जाता है गामा इंटू पी। तो ध्यान रखना भाई, समतापी प्रक्रम होने पर तो क्या था, ई गैस का मान किसके इक्वल लिया था मैंने, ध्यान करो, ई गैस का मान मैंने पी के इक्वल लिया था, ये रहा, जिसे ई गैस इज इक्वल टू पी था। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, गामा पी, जहां पर गामा का मतलब होता है सीपी अपॉन में सीवी। सीपी का मतलब है स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, और सीवी का मतलब है स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। ध्यान रखना एक बात का कि स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा क्या है और स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा क्या है, ये अपन जब ऊष्मा वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब ऊष्मा के प्रकारों में अपन पढ़ेंगे कि विशिष्ट ऊष्मा क्या है, स्पेसिफिक हीट जिसे अपन बोलते हैं। चलो इसको मैं यहाँ के बजाय यहाँ लिख देता हूँ। देखिए मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ गामा इज इक्वल टू है सी पी अपॉन में सी वी। सी पी का मतलब होता है स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। सीवी का मतलब है स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। और इस गामा का मान निश्चित होता है, द्विपरमाणु गैस के लिए इसका मान होता है 1.4, और अपन जो हवा है, वायु है, उसे अपन द्विपरमाणु मानते हैं। तो यहां ये भी देते हैं, द्विपरमाणु गैस के लिए भाई द्विपरमाणु गैस कौन कौन सी हुई, जैसे O2, H2, Cl2, ये द्विपरमाणु गैस से बन जाती है। तो मैं क्या कहता हूं, द्विपरमाणु गैस के लिए गामा इज इक्वल टू होता है 1.4, ये इसकी वैल्यू फिक्स है। तो देखिएगा अब मेरे पास फॉर्मूला क्या बन गया है, वी गैस इज इक्वल टू किसके अकॉर्डिंग, लाप्लास के अकॉर्डिंग। तो वी गैस इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा रूट ऑफ ई के स्थान पर क्या लिखूंगा मैं अब, गामा पी अपॉन में डी। ये एक्चुअली सही फॉर्मूला है, क्योंकि इस फॉर्मूले से अगर मैं एनटीपी पर वैल्यू ज्ञात करूंगा ध्वनि की चाल की, तो वो मान वही आएगा जो कि प्रायोगिक मान के तुल्य है। तो देखो अब इसमें देखो, एनटीपी पर यहां अपन वैल्यू निकाल के देख रहे हैं एनटीपी पर। तो देखो भैया, वी गैस इज इक्वल टू रूट ऑफ गामा की वैल्यू तो 1.4 लेनी है मुझे,
P की वैल्यू 1.01 10⁵ और D की वैल्यू 1.293, देखो यही ली थी मैंने, 1.293 इंटू 10⁵, 1.293 इंटू 10⁵। अगर ये मेरे पास वैल्यू आ रही है तो अब देखिएगा यहाँ मेरे पास ये 1.293 10⁵ मैंने इसको लिया है। अब मैंने इसकी यहाँ कैलकुलेशन की थी तो गौर कीजिए, पावर 2 बची थी, पावर 2 यानी कि सॉरी एक मिनट, 10⁵ और यहाँ है पावर कितनी है 3, तो पावर मेरे पास क्या बचेगी भाई, यहाँ 2 ही बचेगी और पावर 2 बचती है तो फिर तो 2 से नहीं आएगा, ये इतना है 1.29, ये लो, ये 1.29 ही होगा भाई। जब भी तो ये पावर कितनी हो जाएगी 10⁴, फिर रूट निकालेंगे तो पावर 4 यानी कि पावर 4 लेते ही ये हो जाएगा, देखो पावर का 2 यानी कि 100, सही है, ये आएगा। तो यहाँ पर भी यही इतना आएगा भाई, 1.293 इज इक्वल टू 280 आएगा। ये 1.293 पावर 3 नहीं है भाई, ये वैल्यू है ना, थोड़ा सा संशोधन आप भी कर लें, करेक्शन हो जाएगा। 1.293 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा। अब देखिएगा यहाँ जब इसे अपन सोल्व कर रहे हैं तो ये अप्रोक्स 332 मीटर पर सेकंड आती है, 332 तो नहीं आ रही है, अप्रोक्स कह रहे हैं, लगभग। और जो मान किसके तुल्य है, प्रायोगिक मान के तुल्य है। तो अपन क्या कह सकते हैं, जो मैं कह सकता हूं यह मान प्रायोगिक मान के तुल्य है, जो कि लाप्लास के सूत्र को सत्य प्रमाणित करता है। यानी कि सही फॉर्मूला एक्चुअल में ये है, और यही फॉर्मूला अपन को याद रखना है, किसी वी गैस इज इक्वल टू रूट ऑफ गामा पी अपॉन में डी। ये अपने पास करेक्ट भाई फॉर्मूला है। तो देखिएगा यहाँ अपन ने ये अपने पास फॉर्मूला ही आ चुका है। यहाँ आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लें, इसको एज इट ऐसे कैसे अपन नोट कर लें, फिर नेक्स्ट टॉपिक अपन बात करें, उससे पहले आप इसको एज इट ऐसे कैसे नोट करें। यहाँ देखना थोड़ा सा आप करेक्शन क्या करेंगे, 1.293 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, क्योंकि कैलकुलेशन से अगर पावर 3 होती तो सपोज करो पावर 3 होती है तो पावर क्या रह जाएगी भाई, 1 रह गई, 10 रह गया, 10 का रूट फिर निकालेंगे तो ये वैल्यू 200 से थोड़ी आएगी, करेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ कितनी है 1.293 है, ये पावर 3 इसमें है नहीं। यहाँ आपने ये नोट कर लिया है। अब देखिए आपने इसमें क्या देखा, आपने देखा कि किसी भी माध्यम के लिए वायु में ध्वनि की चाल का फॉर्मूला था v इज इक्वल टू रूट ऑफ ई अपॉन में डी। यहाँ पर ई क्या था, माध्यम का प्रत्यास्थता गुणांक था। अब प्रत्यास्थता गुणांक को मैंने ठोस के लिए क्या लिया, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, द्रव के लिए मैंने क्या लिया, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, और गैस के लिए मैंने क्या लिया, उसको पी के इक्वल लिया है। लेकिन गैस के लिए जब मैंने इस फॉर्मूले को अप्लाई किया तो मैंने क्या देखा कि यहाँ ये वैल्यू आ रही है मेरे पास 280 मीटर पर सेकंड आ रही है, जो कि एक्चुअल में क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि प्रैक्टिकली वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 332 मीटर पर सेकंड होती है। फिर लाप्लास ने इसमें संशोधन किया। तो देखो क्वेश्चन कहाँ बनते हैं कि न्यूटन ने कौन सा प्रक्रम माना था, समतापी प्रक्रम, जबकि होता कैसा है, रुद्रोष्म। न्यूटन का फॉर्मूला किस माध्यम के लिए सत्य है, ठोस और द्रव के लिए सत्य है, गैस के लिए न्यूटन का फॉर्मूला सत्य नहीं था। एक क्वेश्चन फिर यहाँ बन गया। फिर यहाँ देखिएगा लाप्लास ने क्या बताया, कौन सा प्रक्रम बताया, उसने कहा समतापी प्रक्रम ना होकर के कौन सा प्रक्रम होता है, रुद्रोष्म संपीड़न के प्रक्रम होता है, यानी रुद्रोष्म प्रक्रम होता है। ये उन्होंने कहा, संपीड़न और विरलन, क्योंकि रुद्रोष्म प्रक्रम का मतलब होता है ऐसा प्रक्रम जिसमें ना तो उष्मा दी जाए और ना जिसमें उष्मा ली जाए। उष्मा का किसी प्रकार का आदान प्रदान नहीं होता, लेकिन ताप में तो चेंज होता है, बाकी और सब में चेंज हो सकता है, लेकिन उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। अचानक तेजी से होने वाला ये क्या है, प्रक्रम है। फिर इसके आधार पर जो फॉर्मूला मेरे पास आया, वी गैस इज इक्वल टू रूट ऑफ गामा पी अपॉन में डी, मेरे पास फॉर्मूला है जो कि करेक्ट फॉर्मूला है गैसों के लिए। इसी फॉर्मूले के आधार पर अपन वायु में ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक जो टॉपिक है उसको अपन अध्ययन करेंगे। इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन करी तो ध्यान रखना, ये 332 मैंने लिखा है, लेकिन लगभग 332 यानी 332 के आसपास आ रहा है, 330 भी हो सकता है।
लेकिन 332 एग्जैक्ट नहीं आ रहा है क्योंकि पॉइंटों वैल्यू आ रही है 1.4 इंटू 1.01 10⁵ अपॉन में 1.293 को जब अपन सोल्व कर रहे हैं। यहाँ अपने पास ये कंटेंट अपने पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन कंपेयर करेंगे ठोसों में ध्वनि की चाल, द्रव में ध्वनि की चाल और वायु में ध्वनि की चाल को।